साथियों, पब्लिक फोरम में आपका स्वागत है। जैसे आपको मालूम है कि चुनाव का अभियान चल रहा है और कोरबा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 21 उसमें लगभग 19 प्रत्याशी हैं, जिसमें एक प्रत्याशी हमारे साथी अब्दुल नफीस खान साहब पेशे से वकील हैं। एक लंबे समय से सामाजिक गतिविधियों में संलग्न रहे हैं। तमाम जनता के बीच इनका एक लंबा अच्छा खासा सरोकार है, गाँव तक अच्छा खासा पहुंच है और रोजगार के सवाल पे, प्रदूषण के सवाल पर, तमाम स्थानीय मुद्दों को लेकर के एक लंबे समय से जूझते रहे हैं। आज हमारे बीच में और लंबे प्रचार के दरमियान रास्ते में मिल गए हैं, तो अच्छी बात है अभी हमारे बीच में है। आप अपने परिचय के साथ में तमाम चीज़ों के बारे में आप ही से बात शुरू करते हैं, तो कृपया बताएं अपने बारे में प्लीज। सभी को जय हिंद। मेरा नाम अब्दुल नफीस है और मैं जिला न्यायालय कोरबा में लगभग 21 साल से वकालत करता हूँ। यही मेरा पेशा है। निश्चित रूप से आप गण सुरक्षा पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो गण सुरक्षा पार्टी से क्यों जुड़े हैं? और सारे लोग जब चुनाव लड़ी रहे हैं और जन सेवा कर रहे हैं, एक लंबे समय से सोशली तो आप कर ही रहे हैं, तो आपको चुनाव लड़ के जन सेवा करने का ऐसा चुनाव लड़ना क्यों चाहते हैं, कि उसका वजह क्या है? ये कृपया अपने ढंग से आप बताएं, आपका क्या नजरिया है? सर, असल वजह ये आता है कि हमारे जो राजनीतिक परिवेश में जो चुनाव जीत करके आते हैं, जनरली अभी अगर हम देखें तो हमारा कोरबा विधानसभा में पिछले 3 बार से लगातार माननीय जय सिंह जी विधायक जीतते हुए आए हैं और अभी पिछले 5 साल से राजस्व मंत्री भी हैं। लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि जिस देश में चुनाव होना चाहिए, अभी देखिए हमको ये लगता है कि कोरबा विधानसभा औद्योगिक क्षेत्र है और पिछले 6-7 साल से हम लोग देखते आ रहे हैं कि लगातार जो है हमारा कोरबा विधानसभा में राखड़ पूरे सभी तरफ, आप विधानसभा के किनारे हिस्से में चले जाएं, शहर के अंदर भी चले जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं राखड़ मिलेगा। और लगभग जो है कोरबा विधानसभा की 100% आबादी, 90-95% की बात नहीं करता, 100% छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक जो है इससे राखड़ प्रदूषण के चपेट में है। और चूंकि मैं इस मुद्दे में शुरू से लड़ता रहा हूं, जमीन में उतर के न्यायालय में हो, जहां तक मेरे से बनता है मैं कोशिश करता हूं, तो मुझे यही लगा कि ये आखिर ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है। तो समझ में आया कि ये जो राखड़ प्रदूषण जो हो रहा है उसके पीछे वजह है कि जो इसमें ठेकेदारी होता है। असल में ये राखड़ ट्रांसपोर्टिंग से लेकर के निकालने से लेकर डंप करने तक के ये पूरा नेताओं के करीबी होते हैं और ये ठेकेदारी की वजह से ये कम नहीं हो रहा है। अच्छा, आप कहीं शिकायत भी करते हैं, हम बताते हैं कि भाई यहाँ डंप कर दिया गया, तो प्रशासनिक भी इन्हीं का पकड़ होता है, तो उस पर भी कार्रवाई नहीं होते हैं। किसी राजनीतिक में देखते हैं चुनाव होने के बाद 5 साल तक बाकी जो नेता हैं, जैसे पिछले 5 साल में अगर अपन देखते हैं तो जय सिंह जी चुनाव जीते, बीजेपी जो है सेकेंड पार्टी रही, मतलब कोरबा विधानसभा के लगभग 55 से 60 हज़ार जनता उनको वोट दी थी, लेकिन वो 5 साल बिल्कुल साइलेंट हो गए। भाई, आप कम से कम 50 हज़ार जनता के वोटों का आपको सम्मान करना चाहिए था और क्षेत्र के लिए आपको जमीन में उतरना चाहिए था। जितने भी प्रत्याशी लड़े वो 5 साल कभी जमीन पे नहीं दिखे, अभी चुनाव में हमको फिर से वो नजर आते हैं। तो मुझे ये लगा कि अगर इसको सुधारना है तो हमको उसमें आना पड़ेगा, और मैं वकील हूँ, कानून को जानता हूँ और ये ठीक कैसे होगा ये भी पता। माननीय एनजीटी न्यायालय जो मेन बेंच है उनका एक आदेश है, गाइडलाइन जारी किया गया है कि आपको राखड़ जो पर्यावरण करना है, क्योंकि औद्योगिक है तो राखड़ निकलेंगे और आपको उसको कहीं ना कहीं यूटिलाइजेशन उसको करना है। तो इसके लिए गाइडलाइन निर्धारित है कि आपको ट्रांसपोर्टिंग कैसे करना है, जिस रास्ते में ट्रांसपोर्टिंग आपको करना है उसमें किस तरीके से परिवहन करना है। तो ये एक खर्चीला होता है, तो इस खर्चा को बचाने के लिए नेताओं के साथ सांठ-गांठ होता है और इन्हीं की ठेकेदारी होती है और ये रुक नहीं पाता है। तो इसलिए मैं चुनाव में आया और किसी भी नेता का मुद्दा नहीं है, भले ही बाल किसी घोषणा पत्र में आप देख लीजिए, सबका घोषणा पत्र जारी है, किसी में भी राखड़ प्रदूषण जो है मुद्दा नहीं है। तो मैं इसको जनता तक, एक आदमी तक पहुंचाने के उद्देश्य से मैं चुनाव में हूं और लोगों का अच्छा प्रतिसाद भी मिल रहा है। लोगों से चर्चा करने के दौरान वो सब कह रहे हैं कि हम राखड़ प्रदूषण से पीड़ित हैं। मेन मुद्दा तो मेरा ये रहा इसमें आने में, पर्यावरण के लेके चिंतित हैं और इस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहा हूँ। निश्चित रूप से पर्यावरण के सवाल पे पूरे विश्व में
एक चिंतनीय सवाल तो पैदा हुआ है। सारे विश्व में इस पर्यावरण के सवाल पे काफ़ी चिंता का विषय है, सारे लोग इसमें लगे हुए हैं। इस सवाल को आपने अच्छे ढंग से उठाया और एक लंबे समय से काम कर रहे हैं, तो अच्छी बात है, आप बधाई के पात्र हैं। इसके अलावा कोरबा जिले में खासतौर से विस्थापन वगैरह हैं, रोजगार वगैरह के, तो उसमें आपका अपना क्या अनुभव है? क्योंकि आप पेशे से वकील हैं और खास तौर से आप बालकों जैसे इंडस्ट्रियल बेल्ट से करीब से जुड़े हैं, तो इसमें इस सवाल पे आपका अपना क्या अनुभव है और इसके निराकरण के लिए आपका मतलब क्या आपका नजरिया है, कैसे निराकरण करेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि सारे समस्याओं का निराकरण हमारे जनप्रतिनिधि के हाथ में होता है, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि भले ही एक होता है, लेकिन उसके साथ 65 से 70 हजार लोगों का वोट होता है, जिस वोट से वो जीत करके जनता उसको बैठाती है। उसका काम यही होना चाहिए कि 5 साल तक वो अपने क्षेत्र के जो मतदाता हैं, जो निवासी हैं, मतदाता के अलावा भी जो निवासी हैं, जितने स्थानीय निवासी हैं, हमारे यहाँ 2.5 लाख मतदाता हैं, भले ही 70-75 हजार वोट में कोई भी जीत जाता है, लेकिन उसके अलावा जो है बाकी और भी मतदाता हैं, उनके हितों के लिए उनको काम करना होता है। अब जैसे मैं बालको में रहता हूँ, बालको में भारत एल्युमिनियम कंपनी है, लेकिन यहाँ एल्युमिनियम का है, बिजली उत्पादन करते हैं। लेकिन मैं यही देखता हूँ कि यहीं के जो स्थानीय वर्कर हैं, जिसको हम श्रमवीर बोलते हैं, जो भारत का निर्माण करते हैं, आज उनका लगातार शोषण हो रहा है। मेरे पास ऐसे कई मामले हैं, एक नहीं, कम से कम 50 ऐसे मामले हैं जिनको प्रबंधन के द्वारा छोटे छोटे बहाना बनाकर ड्यूटी टाइम के बाहर भी अगर वो कुछ गलत कर जाते हैं अपने घर परिवार के साथ हो या किसी दोस्त यार के साथ, तो भी उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। और सस्पेंड ऐसा नहीं होते हैं, मैं पहली बार देखता हूँ कि वो 6-6 महीने 7 साल भर तक के सस्पेंड रहते हैं, 3-3 साल तक के भी 3 साल तक। बताइए, कुछ मेरे पास भी ऐसे मामले हैं जो लगभग 2.5 साल 3 साल से सस्पेंड है। अब ये एक शोषण ही हुआ सर जी। भाई, एक आदमी को आप सस्पेंड कर दिए, तो आप ऐसे उनको शोषण कर रहे हो, उनको कम वेतन दे रहे हो, मिनिमम वेजेस भी नहीं दे पा रहे हैं, उसके बाद उसको सस्पेंड कर देते हैं और आधे वेतन में 25% वेतन में सोचिए वो घर कैसे चलाएगा। तो अब इसको समाधान कौन करेगा? तो यही एक वोट होता है, हमारे पास एक ताकत होता है, हम वोट दे करके एक प्रतिनिधि को चयन करते हैं और वो प्रतिनिधि का काम होता है कि उसके क्षेत्र में हर एक व्यक्ति के मूलभूत अधिकारों के, उसके मौलिक अधिकारों का और उनके हितों को रक्षा करना होता है, जो हमारे प्रतिनिधि नहीं दिखता। मुझे तो कभी नहीं दिखते कि 5 साल में कोई नेता किसी हमारे श्रमवीरों के साथ खड़ा रहा हो। अभी आप देखे होंगे कि अभी लगभग 95 दिन का एक आंदोलन चला, जिसमें यहाँ के श्रमवीरों के द्वारा मांग रखी गई कि भाई वो देखिए, हमारा यहाँ प्लांट है और इतना मेहनत करते हैं, राष्ट्र का निर्माण करते हैं वो, और 95 दिन का आंदोलन किए, एक भी जनप्रतिनिधि, चाहे चुना हुआ हो, विधायक रहे हो, जो वर्तमान में मंत्री हैं, बीजेपी के जो 60 से 65 हजार वोट पा रहे हो, कोई कभी खड़ा नहीं हुआ। हम वकील हैं, आते जाते हैं, स्थानीय मुद्दे में आवाज उठाते हैं, हम तो कभी कभी उपस्थित भी हो गए, लेकिन एक्चुअल जो जिसकी जिम्मेदारी होती है वो जिम्मेदारी से इससे भागते हैं। इसके पीछे भी कारण होता है, क्योंकि यहाँ जो ठेकेदार होता है ये सब इन्हीं का ठेका होता है, तो स्वाभाविक है यदि वो ठेकेदारी कर रहे हैं तो वो जनता का हित की बात को नहीं उठाएंगे। तो इस सब मुद्दे को लेकर के यहाँ के मजदूरों का लगातार शोषण हो रहा है, मिनिमम वेजेस तक नहीं दे पा रहे हैं, 10,000 12,000 में लोगों को काम करा रहे हैं। तो ये सारी समस्या है। जैसे बालकों की बहुत बड़ी समस्या है सर, यहाँ स्टैंडिंग ऑर्डर बने हुए तो हैं, लेकिन वो लागू नहीं है। आपको ऐसा शोषण करते हैं कि आप 3 महीने तक आपसे काम कराएंगे, 1-2 दिन के लिए आपका गेट पास बंद कर देंगे, और फिर आपका रेगुलर वो हट गया, समझिए। ये एक शोषण का तरीका है। मैं ये कहता हूँ, अगर आपका चुना हुआ जनप्रतिनिधि आकर के खड़ा होगा मजदूरों के हित में, श्रमवीरों के हित में, स्थानीय निवासियों की समस्याओं में, तो वो समाधान होगा। मैं कहता हूँ कि ये जो सारे समस्या है उसको 1 महीने में ठीक किया जा सकता है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन 1 महीने में ठीक किया जा सकता है, बशर्ते आपके निर्वाचित प्रतिनिधि को सड़क में आना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा। अगर ये इन लोगों के साथ खड़ा रहेगा, जो धन बल वाले हैं, जो प्रबंधन के बड़े बड़े पैसे वाले हैं, जो बड़े बड़े ठेकेदार हैं, इनके साथ अगर उनके छत्र छाया रहेगा तो उसमें सुधार असंभव लगता है मुझे तो। इसीलिए मैं चुनाव मैदान में हूँ। धनबल की आपने जैसा बात किया, तो दिख ही रहा है ये जो वोटों पर नोटों की बौछार है, उसकी खरीदारी जो चल रही है, और यहाँ के एक जो मंत्री महोदय हैं, उनके ऊपर तो एक सीधा सीधा आरोप है कि वो सीधा सीधा वोटों की खरीदारी करते हैं। एक लंबे समय से तमाम उन पर कई प्रकार के आरोप लगे हैं। तो इस संबंध में आप अपने गण सुरक्षा पार्टी की ओर से और अपने अनुभव से किस नजरिए से देखते हैं, और इस मैटर पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा भ्रष्टाचार के मुद्दा पे। जी, देखिए क्या होता है, भ्रष्टाचार अलग अलग, एक आप सीधा भ्रष्टाचार करते हैं, एक प्रलोभन होता है, जैसे कि आरोप है बोलते हैं, एक्चुअल आरोप नहीं है, ये हकीकत है। माननीय मंत्री जी के द्वारा साड़ी बंटवाया गया है पूरे विधानसभा में, चिन्हांकित करके वार्ड वार कितने महिलाएं हैं उनके घर घर पहुंचा के साड़ी को बंटवाया गया, आरोप नहीं है सर, ये प्रमाणित चीज है, हम लोग देखे हैं।
और वो किसी से छुपा नहीं है, बशर्ते ये है कि कोई आवाज़ नहीं उठाता है। तो ये समस्या है। जैसे पैसे के बांटे सारी समिति को, अब किसी से भी पूछ लीजिए, सारे महिला इस समिति को अभी प्रति सदस्य जो है 500 रुपये बांटे जा रहे हैं। किस लिए दे रहे हैं आप? साड़ी बांटी जा रही है, किस लिए आप साड़ी बांट रहे हैं? और ये बांट भी उसी रहे हैं जो मतदाता हैं। आपके बगल में कोई गरीब आदमी बिना कपड़े का होगा तो इनको एक कपड़ा नहीं डालेंगे ये, लेकिन चूंकि इनको मतदाताओं से वोट लेना है, उनको रिझाना है, तो ये भी एक तरीके भ्रष्टाचार है। और चूंकि वो सत्ता में रहते हैं तो पुलिस विभाग हो या प्रशासन हो, इनके ऊपर ज़्यादा सख्ती नहीं बरतता है, इस कारण ये लगातार हो रहा है। तो मेरा इसमें यही कहना है, मतदाताओं को भी ये कहना है कि देखिए वो देने वाले हैं हमको, जैसे कोई दे रहा है तो भले ही ले लीजिए, लेकिन वोट जो हमको अधिकार मिला है, वोट देने का जो अधिकार है, उसको आपको स्वच्छता के हिसाब से करना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम अपने वोट को बेचते हैं तो हमारे वोट देने का अधिकार का कोई भी वजूद नहीं होगा, कोई मतलब नहीं होगा। इस विधानसभा चुनाव में आपका और आपके पार्टी का मुकाबला सीधा सीधा किससे है? आपका ये खुली चुनौती या सीधा मुकाबला किससे है? किनको ऐसा ये समझते हैं? वैसे सत्ता में जो 15 साल से है तो सीधा मुकाबला तो सत्ता वाले से होता है। पिछले लगातार 3 बार से जयसिंह जी यहाँ के विधायक हैं, तो मैं तो मानता हूँ कि मेरा मुकाबला उन्हीं से है और उन नेताओं से भी है, उन प्रत्याशियों से भी है जो चुनाव में तो आते हैं। पिछले 5 साल में चुनाव लड़े, 5 साल वो बिल्कुल आराम किए, फिर चुनाव में आकर के वो वोट के लिए जनता तक आए हैं। तो ऐसे लोगों को पहचानने की जरूरत है। और मेरा सीधा मुकाबला जो है यहाँ कांग्रेस से जो विधायक है माननीय जयसिंह जी, और राजस्व मंत्री हैं पिछले लगातार 5 साल से, उनके राजस्व मंत्री रहते हुए हम तो न्यायालय तक भी इनका मामला लेके गए हैं। आप जैसे बालको से चेक पोस्ट होते हुए जाएंगे तो आप देखेंगे कि सड़क के बगल में बेचिंग प्लांट स्थापित किए गए हैं बालको। देखिए, अगर विस्तार हो रहा है तो आपको ये सब लगाने पड़ेंगे, लेकिन उसके लिए कुछ नियम होते हैं, शर्तें होते हैं। तो यहाँ जो है वो अवैध रूप से संचालित है। राजस्व मंत्री का गृह जिला है, वहीं से आना जाना करते हैं। उसके बाद भी इसको काफी शिकायत करने के बाद शासन को शिकायत किया गया है, मेरे द्वारा प्रशासन को शिकायत किया गया है, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री महोदय तक को शिकायत किया गया है दस्तावेजों के साथ कि इस जगह अवैध रूप से बेचिंग प्लांट बनाई जा रही है, आप इस पर कार्रवाई करें, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होता है। महिलाओं के सवाल पे खासतौर से जो औद्योगिक जिला है, इस औद्योगिक जिला में सामाजिक रूप से भी और उद्योगों में भी कहीं ना कहीं से महिलाओं की सामाजिक आधार पे उनकी 50% यानी आधा आधा सीधा सीधा सरोकार है, आधी जमीन जिसको कहा जाए। तो ये रोजी रोटी के सवाल पे और उनके अधिकारों के सवाल पे जो जिले की क्या स्थिति है, और आपके जो गण सुरक्षा पार्टी और आप ऑलरेडी सामाजिक रूप से समाज से जुड़े हुए हैं, रोजी रोटी से और एक लंबे समय से उनके अधिकारों के लिए काम करते हैं, तो उनके अधिकारों को लेकर के और समाज में रोजी रोटी के इसमें जो है उनकी भागीदारी को लेने के लिए आपका अपना क्या नजरिया है, क्या ओपिनियन, और कैसे किस नजरिए से देखते हैं, और आपको ऐसा मौका मिलता है जीत के आएंगे तो इस मुद्दे पे आपका क्या नजरिया रहेगा, क्या योजनाएं रहेंगी? देखिए क्या है, हम लोग देखते हैं अभी जितने भी शॉप हैं, दुकान है, मॉल्स हैं, सभी जगह आजकल हमारी महिलाएं जो है वहाँ पे काम करने के लिए जाती हैं। लगभग दुकानों में, पेट्रोल पंप तक में भी आपको महिलाएं पाएंगे। ये पीछे बाजार है, देखिए लगभग महिलाएं बैठी होंगी सब्जी बेचने के लिए, रोजी रोटी के लिए वो भी तलाश करते हैं। अब जी किसी दुकान में अगर कोई महिला काम करती है तो आप उनसे पूछेंगे वेतन कितना है, तो मुश्किल से 4,000 5,000 ऐसा वो बताएंगे। तो ये भी एक शोषण है। तो यदि हमारी पार्टी आती है तो महिलाओं के उत्थान के लिए हम मिनिमम वेजेस में बात करेंगे। अगर आपको काम कराना है तो आप उसको विधिवत, क्योंकि काम समान कर रहे हैं भाई, 12 घंटा 8 घंटा काम करते हैं, उसके बाद भी आप उनको वेतन जो है 3,000 4,000 देते हैं। तो हमारा ये उद्देश्य है, यदि आप काम कर रहे हैं तो उनको उनका मेहनताना पूरा मिलना चाहिए। हम इस पर काम करेंगे। चुनाव जीतने के बाद में आपकी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी, आपकी और आपकी पार्टी की? देखिए, मैं कोरबा विधानसभा में चूंकि वकील हूँ, पूरे क्षेत्र में मेरा जाना होता है, और मैं जिस एरिया में जाता हूँ उस एरिया में समस्या को मैं देखता हूँ, और उस पर वीडियो के माध्यम से जो है अपने फेसबुक वगैरह से सोशल मीडिया में देखता हूँ, और जहाँ बनाता हूँ डालता हूँ, और जहाँ मुझे लगता है कि समस्या को प्रशासन तक पहुँचाना है तो उसको मैं भी पहुँचाता हूँ। तो मुझे अभी जो समस्या दिखता है पूरे कोरबा विधानसभा घूमने में, तो जैसे मैंने कहा कि कोरबा विधानसभा के 100% आबादी राखड़ प्रदूषण की चपेट में है। दूसरा, हम पिछले 15 साल में अगर देखें तो एक ही व्यक्ति विधायक है, और 5 साल में देखें तो वो राजस्व मंत्री है, मंत्री जैसे पोस्ट में है। लेकिन आप कोरबा शहर से, आप बालको से कोरबा चला जाइए, मुश्किल से 12-15 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन सड़क सही नहीं। आप यहाँ से रिजदी मैं बालको में खड़ा हूँ, मैं अगर रिजदी जाता हूँ तो आप
5 किलोमीटर दूर रिद्धि जाते तक आपके शकल को कोई पहचान नहीं पाएगा सर। इतने राखड़, इतने डस्ट हैं, सड़क में कोई काम नहीं है। कोरबा शहर की आप सड़क में घूमेंगे तो अभी वर्तमान में घूमेंगे तो आपको परत चढ़ाया नजर आएगा। हल्की बारिश में भी बजरी छोड़ दिया है, ऐसा सड़क भ्रष्टाचार से एकदम बनाया गया है। और उसको अभी चुनाव के मद्देनजर, क्योंकि चुनाव में दिखेगा ये सब समस्या, तो उसमें एक परत चढ़ाया गया है लोगों को दिखाने के लिए। हम तो घूमते हैं, सड़क में जाते हैं तो देखते हैं, और इस मुद्दे को उठाते भी रहते हैं। तो बेसिक मुद्दे पर स्थानीय निवासियों के जो मौलिक अधिकार का जो लगातार हनन हो रहा है। मैं शिक्षा के क्षेत्र में भी काम करता हूँ, जल जंगल जमीन में भी काम करता हूँ, और ये जरूरी नहीं कि मैं कोरबा विधानसभा के लिए ही काम करता हूँ। मैं जिधर गया, रामपुर विधानसभा में गया, उस एरिया में देखा कि हमारे पहाड़ी कोरबाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, उनके नाम से जो पैसे आते हैं उसको खा जा रहे हैं, उस पर भी आवाज उठाता हूँ। तो बेसिक कोरबा विधानसभा की जनता अगर मुझे अपने मत का दान करती है, दान करके मुझे एक बार मौका देती है, तो मेरा सबसे पहला काम होगा कि मैं कोरबा विधानसभा से राखड़ को रोकने के लिए मैं उसमें युद्ध स्तर पे काम करूंगा, और एनजीटी के जो गाइडलाइन है, जो दिशा निर्देश है, उसको सख्ती से पालन कराऊंगा। चाहे उसके लिए मुझे जमीन में उतरना पड़े या तो आंदोलन करना पड़े। अच्छा, आंदोलन में अभी तो मैं अकेले करता हूँ, लेकिन जब मुझे वोट देंगे, जनता वोट देके जिताएगी, तो मेरे साथ वो वोट की ताकत होगी। तो मेरे खड़े होने से प्रत्याशी जैसा भी बोलता हूँ, प्रत्याशी खड़ा हो जाएगा तो राखड़ बंद हो जाएगा सर। अगर 15 साल में एक बार भी सड़क में खड़ा होते तो बंद हो गया चुका होता वो। ये सड़क आपको मालूम होगा, महीना 2 महीना पहले हमारे राजस्व मंत्री जी का वाहन ही उसमें जाम में फंसा था, करीब 1 से 1.5 घंटे तक वो जाम में फंसे। उसके बावजूद भी जाम की स्थिति नहीं है। आप अभी चले जाइए रूमगरा, आप जा नहीं सकते, 4 घंटा 5 घंटा जाना लगेगा। तो बेसिक मुद्दे हो गए, कोरबा विधानसभा को राखड़ से मुक्ति दिलाएंगे। जो हमारे स्थानीय श्रमवीर हैं, जिनका शोषण लगातार प्रबंधन के द्वारा किया जा रहा है, उनके लिए मिनिमम वेजेस की बात करेंगे, और मिनिमम वेजेस उनका हक और अधिकार है, उसको दिलवाएंगे। महिलाओं को जो परिस्थिति है, जो उनको कम वेतन में काम कराया जाता है, उसके वेतन को बढ़ाएंगे। और लोगों से यही निवेदन कर रहे हैं कि अपने मूलभूत अधिकार है उस पर आप मतदान करें, हमें मौका दीजिए। 5 साल हम काम नहीं करेंगे तो मैंने एक अपना 11 कंडिका का एक शपथ पत्र निष्पादित किया है। उस शपथ पत्र में सारे 10 बातें को लिखा है। जैसे हमारे यहाँ देखिए, आप कोरबा विधानसभा से आप लोग सुने होंगे, कई ऐसे पुलिस के जवान हैं, फौज के जवान हैं, जो जाके नक्सलियों से लड़ते फौज में शहीद हो गए, लेकिन आज एक चौक चौराहों का नाम नहीं है उन शहीदों के नाम। और मैं कई बार देखा हूँ कि उनके परिवार वाले जो है आंदोलन तक किए कि हमारे घर का परिवार का शहीद हुआ है, एक चौक का नाम रख दिए। तो मेरा काम होगा कि मैं उन शहीदों को सम्मान दिलाने के लिए कोरबा विधानसभा के चौक में, जैसे बालकोई के चौक में रख देंगे, रखने में क्या जाता है, नेता अपने मूर्ति लगाते हैं, हम उन शहीदों को भी मूर्ति सम्मान देने के लिए उनका मूर्ति लगाएंगे, उनको सम्मान दिलाएंगे, और बेसिक स्ट्रक्चर पे अपन काम करेंगे। बड़े बड़े कोई वादा नहीं है, हम स्कूल खुलवाए, हम काम करेंगे, जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसको सुधारेंगे। हमको सुधारने में ज्यादा काम करना है। और मजदूरों की बात कर रहे हैं तो मजदूरों के लिए काम करेंगे। मैं खुद मजदूर हूँ, मेहनत करके मजदूरी करके वकालत पढ़ो, इसलिए मैं इस चीज को समझता हूँ। और आप लोगों के बीच में कोरबा विधानसभा में लोग मुझे बड़ा प्यार दे रहे हैं, मैं लोगों से मिल रहा हूँ। और हमारे शपथ पत्र में हमने उल्लेख किया कि हम इन काम को अगर नहीं करेंगे तो आप किसी भी थाना में, कोरबा विधानसभा के अंदर किसी भी थाना में, न्यायालय में हमारे खिलाफ मुकदमा कायम करा सकते हैं। शपथ पत्र है, नोटिस या टेस्ट करा करके उसको मैं मतदाताओं तक उनको दे रहा हूँ। यही मेरा काम चल रहा है सर। अभी इस विधानसभा चुनाव प्रचार के दरमियान आपके अपने क्या अनुभव हैं? लोगों के बीच में आप आ रहे हैं, जा रहे हैं, लोगों में आक्रोश है, रुझान है, उनकी क्या शिकायतें और किस प्रकार से अपेक्षा करते हैं यहाँ के लीडर से, यहाँ के विधायक से? आपको क्या ऐसा आपका अनुभव बताएं प्लीज। जैसे हम लोग कुछ जगह कल ही जैसे अपन गए थे, अपन कोरबा शारदा विहार एरिया में गए, तो वहाँ के लोगों का यही कहना था कि हम नेता लोग को वोट देते हैं राष्ट्रीय पार्टी को, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी वो है वही का वही झर्राशाही चल रहा है, चाहे बीजेपी को दे, चाहे कांग्रेस को दे, चाहे अन्य राष्ट्रीय पार्टी को। तो उनका कहना यह है कि हम एक बार स्वतंत्र लोगों को जिताएंगे। और जैसे हम लोग पहुंचे, हम बता रहे हैं, वकील हैं, हम इस पर काम कर रहे हैं, तो हमको बिल्कुल उसमें भरोसा, हम आपके साथ बोले। तो जनता त्रस्त है सर। सोशल मीडिया में, अखबारों में ये जो विकास जो दिखाया जाता है, असल में वो विकास नहीं है। आप स्टेडियम देखेंगे इन लोग, कांग्रेस बीजेपी लोगों का, हमने ये किया, हमने ये किया। आप चले जाइए कहीं भी, मैं तो दावा करता हूँ, आप यहाँ से कोरबा चले जाइए, आपको विकास दिखेगा। खस्ता हाल सड़क दिखेंगे, राखड़ प्रदूषण दिखेगा, सड़क में भारी वाहनों का कब्जा दिखेगा। ये काम एक विधायक का होना चाहिए, जो वो काम नहीं करते। वो 5 साल नदारत होते हैं, तो वो सब में मेरा काम होगा सर। एकदम मौलिक अधिकारों पे मैं लड़ूंगा। अब 5 साल पूरी तरह मैं कोरबा के लिए समर्पित रहूंगा। अब 5 साल के बाद आप कोरबा का जो भौगोलिक स्थिति है उसको हरा भरा देखेंगे, राखड़ नहीं देखेंगे। इसको खत्म किया जा सकता है अगर आपका निर्वाचित जनप्रतिनिधि जो जीतेगा वो अगर चाहे तो इसको बिल्कुल खत्म कर सकता है।
शुक्रिया वकील साहब अब्दुल नफीस साहब, आपने हमें अपने तमाम व्यस्त समय में आपने समय दिया। तो ये थे हमारे कोरबा विधान के हमारे जुझारू प्रत्याशी साथी अब्दुल नफीस खान साहब जो है। तो साथियों, कोरबा जिले के तमाम प्रत्याशियों से अपन इसी तरह से हमर चुनाव, हमर विधानसभा और हमर प्रत्याशी कार्यक्रम के तहत इसी प्रकार से हम तमाम प्रत्याशियों से आपको मिलवाते रहेंगे और लोगों के जो जनता के जो उनके जो विचार हैं, उनके ओपिनियंस हैं, उनको भी अपन लेंगे और आपके साथ में शेयर करते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे, जनवाते रहेंगे कि समस्याएं क्या हैं और आने वाले समय में हमारी अपनी क्या तैयारियां रहेंगी, ये भी हम आपको बताते रहेंगे। और इस चुनाव के परिप्रेक्ष्य में आपके और भी क्या विचार हो सकते हैं, निश्चित रूप से पब्लिक फोरम में अपन को कमेंट्स करके बताइएगा कि और इसको और इस कार्यक्रम को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। तो इसी प्रकार से बस आप हमारे साथ बने रहिए पब्लिक फोरम के साथ में। पब्लिक फोरम की ओर से मेरे टेक्निकल टीम के साथ ही दिलेश उइके के साथ में मैं भुवन नेताम, आप सबको हमारा सादर जोहार, सादर सेवा जोहार, सलाम। थैंक यू, धन्यवाद।